हाय फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान पॉलिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है राज्य विधानमंडल। इसके बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा राज्य विधानमंडल, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं स्टेट लेजिस्लेचर। तो राज्य विधानमंडल या स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो इसकी सबसे पहले इसके संवैधानिक संरचना के बारे में बातचीत करेंगे कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 168 में क्या बताया गया है कि इसके अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा। एक अनुच्छेद 168 में क्या लिखा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा और विधानमंडल तीन प्रमुख अंग होंगे। विधानमंडल के क्या तीन प्रमुख अंग होंगे और कौन कौन से तीन प्रमुख अंग है? एक हमारे क्या राज्यपाल होगा, दूसरा विधान परिषद होगी, तीसरा हमारे क्या विधानसभा होगी। बात करें हमारे गवर्नर या फिर राज्यपाल की, तो अनुच्छेद 153 के तहत क्या हमारे राज्यपाल या गवर्नर का गठन किया जाता है। तो विधानमंडल का ये अभिन्न अंग है। क्या विधानमंडल का अभिन्न अंग है? यद्यपि ये किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, ना तो विधान परिषद का सदस्य होता है, ना ही विधानसभा का सदस्य होता है, लेकिन फिर भी हमारे विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है कौन? राज्यपाल। विधान परिषद की बात करें तो इसे हमारे अपर हाउस या उच्च सदन कहा जाता है। आप इसे याद रखेंगे कि विधान परिषद मतलब उच्च सदन या अपर हाउस। और इसका गठन हमारे अनुच्छेद 169 के तहत किया जाता है। अनुच्छेद 169 के तहत हमारे विधान परिषद या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन किया जाता है, जिसे उच्च सदन कहते हैं। दूसरा आता है विधानसभा। विधानसभा मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली। इसे हमारे निम्न सदन या फिर लोअर हाउस कहा जाता है और इसका गठन हमारे अनुच्छेद 170 के तहत किया जाता है। अब ऐसे ही बात करेंगे हम, ऐसे कौन-कौन से राज्य हैं जहाँ दोनों व्यवस्थाएँ मतलब विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो जहाँ हमारे विधानसभा और विधान परिषद दोनों होते हैं, उसे हम द्विसदनात्मक व्यवस्था या बाइकैमरल सिस्टम कहते हैं। तो हमारे ऐसी जगह जहाँ हमारे विधानसभा और परिषद दोनों होते हैं, उसे द्विसदनात्मक व्यवस्था कहते हैं। और वर्तमान में भारत में केवल 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे विधान परिषद मौजूद है। लगभग सभी राज्यों में विधानसभा तो है, लेकिन केवल 6 राज्यों में ही विधान परिषद मौजूद है। जैसे हमारे महाराष्ट्र, कर्नाटका, ये आप याद कर सकते हैं, बिल्कुल टच वाले राज्य हैं। जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये 3 कॉम्बिनेशन आप याद कर सकते हो इन्हें। ये हमारे 6 राज्य हैं जिनके पास के विधानसभा तो है ही, लेकिन विधान परिषद भी यहाँ पे लागू है। कौन-कौन से राज्य हैं? महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। बात करें शेष सभी राज्यों की बात करते हैं, यहाँ जिसमें राजस्थान भी शामिल है, तो वहाँ पे केवल एक सदनात्मक यूनिकैमरल व्यवस्था है, जहाँ पे केवल विधानसभा, विधान परिषद नहीं है। अब हम देखेंगे विधानसभा के बारे में, विधानसभा की संरचना के बारे में बातचीत करें। तो अनुच्छेद 170 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 170 की बात करें तो संविधान के अनुसार किसी भी राज्य की विधानसभा में सदस्यों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या के आधार पर तय होती है। कि विधानसभा की बात करें, विधानसभा में कितने सदस्य होंगे और ये सदस्यों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या के आधार पर तय होगी। लेकिन फिक्स किया गया है कि अधिकतम कितने सदस्य संख्या हो सकती है? 500। और न्यूनतम कितनी होगी? 60। एक विधानसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं 500 और न्यूनतम हो सकते कितने? 60। लेकिन कुछ राज्यों में इसका अपवाद या एक्सेप्शन भी दिया गया है। बात करें, भारत के कुछ छोटे राज्य हैं जिनकी जनसंख्या बहुत कम है। क्या छोटे राज्य जिनकी जनसंख्या बहुत कम है, इसीलिए वहां पे 60 से भी कम सीटें हैं विधानसभा के अंदर। बात करें सिक्किम के अंदर 32 सीटें, गोवा के अंदर 40 सीटें और मिजोरम के अंदर कितनी? 40 सीटें हैं। आप इसे याद रखेंगे। तो इनकी जनसंख्या बहुत कम है, इसी वजह से इनकी विधानसभा की सीटें बहुत कम है। पुदुचेरी की बात करें तो पुदुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है और वहाँ की सीटें 30 ही है। अब देखेंगे राजस्थान की विधानसभा का विकास की बात करें कि राजस्थान के विधानसभा के विकास की बात करें तो राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की संख्या में समय के साथ परिसीमन के कारण वृद्धि हुई है। कि जैसे डिलिमिटेशन आयोग बैठता है और उसकी वजह से हमारे क्या राजस्थान की सदस्यों की संख्या बढ़ती है, मतलब राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि होती है। कैसे? शुरुआत की बात है पहली विधानसभा की, तो पहली विधानसभा 1952 में गठित हुई थी। तो जब हमारे पहली बार चुनाव हुए थे तब सीटों की संख्या कितनी थी? 160। जब राजस्थान विधानसभा के पहली बार चुनाव हुए थे तब उसकी सीटों की संख्या थी 160। 1956 में जब राज्य का पुनर्गठन किया गया, तो राज्य के पुनर्गठन में 1 नवंबर 1956 को अजमेर मेरवाड़ा, जिसकी खुद की अपनी सदस्य की संख्या कितनी थी? 30। तो आप इसे याद रखेंगे, जिसकी अपनी 30 सदस्यों वाली अलग से धारा सभा थी। कितनी? धारा सभा थी। इसीलिए इसका राजस्थान में विलय कर दिया गया कब? 1 नवंबर 1956 को। इसलिए कुल सीटें कितनी हो गई? 90। कितनी? 190 हमारी कुल सीटें हो जाती है। 160 तो पहले राजस्थान की विधानसभा की सीटें थी और 30 हमारी क्या? धारा सभा की सीटें थी। तो दोनों को मिला के कितनी सीटें हो जाती? 190। फिर क्या होता है? दूसरी और तीसरी विधानसभा की बात करें तो परिसीमन के बाद सीटों की संख्या घटा के कितनी कर दी गई? 176। परिसीमन के बाद सीटों की संख्या घटा के कितनी कर दी गई?
176 तो शुरुआत में 160 फिर 30 जोड़ने के बाद 190 हो गई और परिसीमन होने के बाद 176 ही रह गई। फिर चौथी और पांचवी विधानसभा की बात करें तो सीटों की संख्या बढ़ के कितनी हो जाती है 184। छठी विधानसभा की बात करें तो 1977 में इस समय सीटों की संख्या 200 निर्धारित कर दी जाती है। कितनी 200 निर्धारित कर दी जाती है छठी विधानसभा में। वर्तमान स्थिति की बात करें तो 84वीं संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के अनुसार राज्य की विधानसभा सीटों को की संख्या वर्ष 2026 तक फ्रीज कर दी गई, स्थिर कर दी गई। इसलिए राजस्थान में वर्तमान में भी कितनी 200 ही सीटें। अब बात करें राजस्थान की विधानसभा में एससी एसटी के आरक्षण की बात करें और ये आरक्षण अनुच्छेद 332 के तहत दिया जाता है। आरक्षण की बात करें तो संविधान का अनुच्छेद 332 राज्य विधानसभाओं में एससी और एसटी मतलब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति इनके लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। किसके अनुपात में एससी और एसटी की जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण का प्रावधान करता है। किसके अंतर्गत अनुच्छेद 332 के अंतर्गत। राजस्थान में कुल कितनी सीटें 200 सीटें। बात करें इनके आरक्षण की बात करें तो कुल आरक्षित सीटें हमारी कितनी 59। 200 में से कितनी 59 सीटें हमारी आरक्षित है जिसमें एससी के लिए कितने आरक्षित है 34। आप इसे याद रखेंगे एससी जाति के लिए हमारे अनुसूचित जाति है इसके लिए 34 सीटें आरक्षित है। सबसे ज्यादा कहाँ आरक्षित है तो सर्वाधिक एससी सीटें हमारी जयपुर में है और वो भी कितनी 3 सीटें हमारी जयपुर में आरक्षित है एससी की। एसटी की बात करें तो अनुसूचित जनजाति के लिए हमारे 25 सीटें आरक्षित है 200 में से। आप इसे याद रखें 200 में से 25 सीटें एसटी के लिए या अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। बात करें एसटी बाहुल्य क्षेत्र की तो दक्षिणी राजस्थान के 3 जिले डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। यहाँ की हमारे जैसे डूंगरपुर की 4, बांसवाड़ा की 5 और प्रतापगढ़ की 2 सीटें हमारे एसटी के लिए आरक्षित है। आप इसे याद रखें कितनी हमारे डूंगरपुर में तो 4 है, बांसवाड़ा में 5 है, प्रतापगढ़ की 2 है। तो आपसे याद रखेंगे बांसवाड़ा में सर्वाधिक एसटी की सीटें कितनी 5। तो इनकी सभी विधानसभा सीटें केवल एसटी के लिए आरक्षित है और यहाँ सामान्य वर्ग की कोई सीट नहीं है। 3 जिले हैं कौन-कौन से डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ की जितनी भी सीटें हैं विधानसभा की वो सारी की सारी एसटी के लिए आरक्षित है और किसी भी वर्ग के लिए आरक्षित नहीं है। बात करें अनारक्षित जिलों की, अनरिजर्व्ड जिलों की बात करें तो राजस्थान के 2 ऐसे जिले हैं, 2 ऐसे जिले हैं जहाँ एससी और एसटी के लिए कोई भी सीट नहीं है। क्या 2 ऐसे कौन-कौन से जिले जहाँ एससी और एसटी के लिए एक भी सीट नहीं है? मतलब यहाँ पे सभी सीटें सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित की गई है। तो वो कौन-कौन से जिले हैं? एक हमारा राजसमंद और एक हमारा जैसलमेर। 2 जिले ऐसे हैं जहाँ पे सामान्य सभी सीटें क्या सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित की गई। अब बात करें एंग्लो इंडियन के आरक्षण के अनुच्छेद 333 के तहत। 333 के तहत हमारे एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षण की बात की गई अनुच्छेद 333 के तहत और उनके कार्यकाल की बात करें तो अनुच्छेद 333 की बात करें तो ये इस अनुच्छेद के तहत हमारे राज्यपाल को यह अधिकार दिया गया है। क्या 333 के तहत क्या राज्यपाल को यह अधिकार दिया गया है कि यदि विधानसभा में एंग्लो इंडियन मतलब आंग्ल भारतीय समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, क्या राज्यपाल को ऐसा लगता है कि विधानसभा में एंग्लो इंडियन या आंग्ल भारतीय का समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो उस समुदाय के एक सदस्य को विधानसभा में मनोनीत किया जा सकता है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। लेकिन इसको समाप्त कर दिया गया है, ये प्रावधान था इसको समाप्त कर दिया गया है 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा। तो 2019 के द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभा दोनों में हमारे एंग्लो इंडियन समुदाय के मनोनयन नॉमिनेशन के प्रावधान को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। कब? 2019 में। कार्यकाल की बात करें तो हमारे विधानसभा का सामान्य कार्यकाल उसकी पहली बैठक से 5 वर्ष तक का होता है। कितना? उसकी पहली बैठक से 5 वर्ष तक का होता है हमारे विधानसभा का सामान्य कार्यकाल। यद्यपि देखें तो मुख्यमंत्री की सलाह पे राज्यपाल इसे समय से पूर्व कभी भी भंग कर सकता है। राज्यपाल चाहे तो इसे कभी भी भंग कर सकता है लेकिन अपनी मन मर्जी से नहीं। कैसे करेगा? वो हमारे मुख्यमंत्री की सलाह पर ऐसा कर सकता है। अब बात करें विधानसभा का सदस्य बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं चाहिए, एमएलए बनने के लिए कौन कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए उनकी बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 173 में राज्य विधानमंडल का सदस्य बनने के लिए कुछ योग्यताएं बताई गई। जिसमें अनुच्छेद 173 में पहली बात है नागरिकता की, तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए। उम्र की बात करें तो एमएलए मतलब विधानसभा का एमएलए बनने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए। आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। एमएलसी या फिर विधान परिषद के लिए 30 वर्ष। आप इसे याद रखें विधान परिषद या एमएलसी के लिए 30 वर्ष है और हमारी विधानसभा के लिए 25 वर्ष न्यूनतम आयु है। फिर बात करें जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की, तो संसद के द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताओं के अलावा जो संसद निर्धारित करती है उन योग्यता के अलावा व्यक्ति का नाम उस राज्य के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में होना जरूरी है, तभी वह वहां का एमएलए बन सकता है। तो संसद के द्वारा जो निर्धारित योग्यता है वो तो होनी ही होनी चाहिए उसके अंदर, लेकिन
उसके साथ वह राज्य की किसी भी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में वोटर के रूप में दर्ज होना चाहिए। फिर वो साथ ही साथ वह किसी भी लाभ के पद पे कार्य नहीं कर रहा होना चाहिए, मतलब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे कार्य नहीं करने वाला होना चाहिए। बात करें हमारे एमएलए की अयोग्यताएं, डिस्क्वालिफिकेशन की बात करें, इसके बारे में अनुच्छेद 191 में बताया गया है। तो अनुच्छेद 191 के तहत कोई भी व्यक्ति विधायक मतलब एमएलए बनने और बने रहने के लिए योग्य हो सकता है। कि हमारा अयोग्य कैसे कैसे हो सकता है, हमारे अनुच्छेद 191 में इसका वर्णन किया गया है। पहला कारण आता है लाभ का पद। वो हमारे केंद्र या फिर राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण कर लेता है, या केंद्र या राज्य सरकार के अधीन यदि कोई लाभ का पद धारण कर लेता है, तो वह हमारे एमएलए नहीं रह सकता। तो मानसिक या वित्तीय स्थिति की बात करें, तो विकृत अनसाउंड माइंड का है, या फिर दिवालिया, बैंकरप्ट या इंसॉल्वेंट घोषित हो चुका है। तो वह विकृत मतलब अनसाउंड माइंड का है, या फिर दिवालिया या बैंकरप्ट या इंसॉल्वेंट घोषित हो चुका, तो उसे डिस्क्वालीफाई कर देंगे हमारे किससे, एमएलए बनने से। फिर दोहरी सदस्यता ड्यूल मेंबरशिप की बात करें, तो कोई भी व्यक्ति एक ही समय में संसद मतलब एमपी और विधानसभा मतलब एमएलए दोनों का सदस्य नहीं रह सकता है। यदि वह दोनों जगह चुन लिया गया है, मतलब वह विधानसभा का सदस्य भी साथ ही साथ लोकसभा का सदस्य भी चुन लिया गया है, तो उसे एक सीट छोड़नी पड़ेगी। तो उसे क्या करना पड़ेगा, एक सीट छोड़नी पड़ेगी, अन्यथा उसकी संसद वाली सदस्यता चली जाएगी, मतलब लोकसभा या राज्यसभा की जो उसकी सदस्यता है वो चली जाएगी। इसी तरह वह एक ही समय में विधानसभा या फिर हमारे विधान परिषद दोनों का सदस्य नहीं रह सकता। दोनों में से एक का सदस्य उसे बनना पड़ेगा। एक साथ दोनों का सदस्य नहीं बन सकता। फिर दल बदल की बात करें, डिफेक्शन की बात करें, तो अनुच्छेद 191 2 और संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत, मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ है 10वीं अनुसूची में, इसके तहत यदि कोई सदस्य अपनी पार्टी बदल लेता है या फिर व्हिप का उल्लंघन करता है, तो उसे अयोग्य ठहराया जा सकता है। क्या, यदि कोई सदस्य एमएलए हमारा क्या अपनी पार्टी बदल लेता है या फिर व्हिप का उल्लंघन करता है, तो उसे अयोग्य ठहराया जा सकता है। अनुपस्थिति की बात करें, अनुच्छेद 190 में अनुपस्थिति के बारे में बताया गया है। यदि कोई विधायक सदस्य की यदि कोई विधायक सदन की बैठकों से लगातार 60 दिनों तक विधानसभा अध्यक्ष की अनुमति के बिना अनुपस्थित रहता है, क्या विधानसभा अध्यक्ष की बिना अनुमति के अनुपस्थित रहता है, कितने दिनों तक, 60 दिनों तक, तो सदन की सीट को खाली मतलब रिक्त घोषित किया जा सकता है। कि सदन की सीट को क्या खाली या फिर रिक्त घोषित किया जा सकता है, लेकिन वो कब हो, जब विधानसभा अध्यक्ष की बिना अनुमति के 60 दिन से ज्यादा वो अनुपस्थित हो, तभी। अब बात करें विधानसभा के सत्रों के बारे में, सेशंस की बात करें असेंबली के, तो सबसे पहले देखेंगे संवैधानिक प्रावधान क्या किया गया है। तो संविधान में अनिवार्य किया गया है कि विधानसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक और अगले सत्र की पहली बैठक के बीच में 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। वही हमारे जो लोकसभा में, वही हमारे विधानसभा में होता है। और इसका मतलब है कि एक साल में कम से कम 2 सत्र बुलाने अनिवार्य है। एक साल में कम से कम कितने, 2 सत्र बुलाने अनिवार्य है। न्यूनतम बैठक की बात करें, तो वर्ष में न्यूनतम 60 बैठकें होना एक मानक माना जाता है। क्या वर्ष में कितनी, 60 बैठकें होना एक मानक माना जाता है। हालांकि देखिए, तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियम हो सकते हैं। तो टोटल बैठकों की बात करें, तो एक मानक मानते हैं कि कम से कम 60 बैठकें तो होनी चाहिए, लेकिन कोई फिक्स नहीं है। ये हर राज्य में अलग अलग हो सकते हैं। सत्र की बात करें, सत्रों के प्रकार, तो आमतौर पर जैसे राजस्थान में कि 3 सत्र बुलाए जाते हैं, आमतौर पर कितने, 3 सत्र बुलाए जाते हैं, जैसे राजस्थान में भी 3 ही बुलाए जाते हैं। जैसे एक होता है हमारा बजट सत्र, ये सबसे लंबा सत्र होता है, 4 महीने का। फरवरी मार्च फरवरी मार्च अप्रैल और मई जून, तो ये सबसे लंबा सत्र होता है। ये 4 महीने तक चलता है, ये फरवरी से और मई तक चलता है। क्या है, ये मार्च लिखा हुआ लेकिन फरवरी से मई तक चलता है, 4 महीने तक का। फिर 1 महीने का गैप आ जाता है। फिर मानसून सत्र शुरू होता है, ये जुलाई अगस्त और सितंबर तक चलता है। क्या जुलाई अगस्त सितंबर तक चलता है। फिर शीतकालीन सत्र हमारे क्या, नवंबर दिसंबर। तो इस तरह देख सकते हैं, ये महीने क्या है, कभी कभी ऊपर नीचे हो जाते हैं। क्या है, कभी कभी छोटा सत्र भी हो जाता है, जैसे बजट सत्र के लिए कहा जाता है कि 2 महीने का भी हो जाता है कभी कभी बजट सत्र, फरवरी मार्च। लेकिन वैसे नॉर्मली देखें तो जैसे लोकसभा में क्या होता है, बजट सत्र 4 महीने का, मानसून सत्र 3 महीने का और शीतकालीन सत्र 2 महीने का होता है। और इनके बीच में क्या, एक एक महीने का गैप होता है। क्या, एक एक महीने का गैप होता है नॉर्मली हमारे संसद के अंदर तो। और ये हमारे विधानसभा के अंदर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है। फिक्स नहीं है, लेकिन हमारे 3 सत्र का तो फिक्स है कि 3 सत्र होते हैं। अनुच्छेद बात करें, अनुच्छेद 174, 75 और 176 की। क्या अनुच्छेद 175, 74, 75, 76 की बात करें, तो अनुच्छेद 174 क्या कहता है, तो राज्यपाल को यह अधिकार है कि वो विधानसभा का सत्र आहूत करे, मतलब समन करे या बुलाए। कि विधानसभा का सत्र आहूत करे, ये हमारा राज्यपाल को अधिकार है। सत्रावसान करे मतलब सत्र को समाप्त करे, मतलब प्रोरोग करे,
और हमारी विधानसभा को समय से पहले भंग या विघटित करे। तो ये हमारे अनुच्छेद 174 के तहत किसको अधिकार दिया गया है? ये हमारे राज्यपाल को अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 175 की बात करें तो राज्यपाल का विधानसभा में भाषण देने और सदन को संदेश देने का अधिकार दिया गया है। राज्यपाल को दिया गया अधिकार किसके तहत? 175 के तहत कि विधानसभा में भाषण देने और सदन को संदेश भेजने का अधिकार। फिर अनुच्छेद 176 की बात करें, अनुच्छेद 176 क्या कहता है? विशेष अभिभाषण की बात करते हैं, स्पेशल एड्रेस की बात करें, हमारे विशेष अभिभाषण की अनुच्छेद 176 के तहत। तो हर आम चुनाव के बाद पहले सत्र की शुरुआत में, क्या हर आम चुनाव के बाद पहले सत्र की शुरुआत में और हर साल के पहले सत्र मतलब बजट सत्र की शुरुआत में राज्यपाल क्या करेगा? विधानसभा में एक विशेष भाषण देता है। क्या विधानसभा में एक विशेष भाषण देता है जिसमें क्या होता है? सरकार की नीतियों का उल्लेख किया जाता है अनुच्छेद 176 के तहत, जिसे विशेष अभिभाषण कहते हैं। और ये कब दिया जाता है? हर आम चुनाव के बाद पहले सत्र की शुरुआत में और हर साल के पहले सत्र मतलब जिसे हम नॉर्मली बजट सत्र कहते हैं, इसकी शुरुआत में राज्यपाल क्या करता है? विधानसभा में एक विशेष भाषण देता है जिसे विशेष अभिभाषण कहते हैं। फिर बैठकों का स्थगन की बात करें, एडजॉर्नमेंट की बात करें, तो सत्र को बुलाना और खत्म करना मतलब सत्रावसान करना राज्यपाल का काम होता है। सत्र को बुलाना और सत्रावसान करना मतलब खत्म करना, दोनों काम किसका होता है? राज्यपाल का होता है। लेकिन रोजमर्रा की जो बैठकें होती है उनको कुछ घंटों या दिनों के लिए रोकने या स्थगित करने का काम हमारे किसका होता है? विधानसभा अध्यक्ष को होता है, न कि राज्यपाल का। आप इसे याद रखेंगे कि रोजमर्रा की जो बैठकें होती है उसमें कुछ घंटों या दिनों के लिए उसको रोकने या स्थगित करने का काम हमारे विधानसभा अध्यक्ष का होता है। बात करेंगे जो विधानसभा के सदस्य हैं उनको शपथ और प्रोटेम की बात करें, प्रोटेम स्पीकर की, तो उनको शपथ कौन दिलाता है? और प्रोटेम स्पीकर की बात करें तो अनुच्छेद 188 की बात करें, इसके अंदर बताया गया है कि नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ राज्यपाल या उनके द्वारा कोई नई नियुक्त किसी व्यक्ति के द्वारा दिलाई जाती है। या तो राज्यपाल दिलाएगा या फिर राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। यहाँ शुरुआत होती है हमारी किसकी? प्रोटेम स्पीकर की। ये चुनाव क्योंकि चूंकि चुनाव के बाद विधानसभा का कोई भी अध्यक्ष नहीं होता है, क्या विधानसभा का कोई अध्यक्ष नहीं होता चुनाव के बाद, इसलिए कि हमारे राज्यपाल क्या सदन के किसी सबसे वरिष्ठ सदस्य को अस्थायी अध्यक्ष मतलब प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है। कौन? हमारा राज्यपाल क्या करता है? किसी भी सबसे वरिष्ठ सदस्य को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर देता है, प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त कर देता है। राज्यपाल पहले प्रोटेम को स्पीकर को शपथ दिलाता है, फिर प्रोटेम स्पीकर क्या करता है? बाकी सभी विधायकों को शपथ दिलाता है। आप इसे याद रखेंगे, राज्यपाल तो क्या करता है? प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाएगा और प्रोटेम स्पीकर क्या करता है? बाकी सभी विधायकों को शपथ दिलाता है। आप इसे याद रखें। अब हम विधानसभा के पदाधिकारी की बात करेंगे। विधानसभा में कौन कौन से पदाधिकारी हैं? जैसे हमारे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात करें, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात करें, जैसे हमारे स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर की बात करें, तो अनुच्छेद 178 के तहत विधानसभा के सदस्य अपने में से किसी एक को, क्या विधानसभा के सदस्य क्या करते हैं? अपने में से किसी एक को अध्यक्ष और एक को हमारे उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। तो अपने में से एक अध्यक्ष बनता है और एक उपाध्यक्ष बनता है। तो विधानसभा के अध्यक्ष या स्पीकर की बात करें, तो चुनाव की तिथि की बात करें, तो अध्यक्ष के चुनाव की तारीख राज्यपाल के द्वारा तय की जाती है। किस दिन हमारा चुनाव होगा? किसका? अध्यक्ष का। तो इसकी तारीख हमारे राज्यपाल के द्वारा तय की जाती है। निर्वाचन की बात करें तो सदन के उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से ही हमारे अध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाता है। सिंपल मेजोरिटी से हमारे अध्यक्ष का चुनाव हो जाता है। अध्यक्ष के कार्यकाल की बात करें तो सामान्यतः 5 वर्ष तक इसका कार्यकाल होता है और हमारे नई विधानसभा के गठन तक इसका कार्यकाल चलता है। तो ध्यान रखना, हमारे केवल अध्यक्ष का कार्यकाल ही नई विधानसभा के गठन तक चलता है और किसी का नहीं। फिर त्याग पत्र की बात करें, अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे देता है? उपाध्यक्ष को। तो अध्यक्ष अपना इस्तीफा उपाध्यक्ष या डेप्यूटी स्पीकर को सौंपता है। अध्यक्ष को हटाने की क्या प्रक्रिया है? तो विधानसभा अध्यक्ष को सदन के उस समय के सदस्यों के बहुमत, तो उस समय जो भी सदस्य है, तत्कालीन सदस्य, उनके बहुमत मतलब इफेक्टिव मेजोरिटी से प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है। और इस प्रस्ताव को पेश करने के लिए 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा। क्या इस प्रस्ताव को पेश करने के लिए 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा और कम से कम 40 सदस्य मतलब 1/5 सदस्यों का समर्थन होना जरूरी है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अध्यक्षों के खिलाफ कभी ऐसा प्रस्ताव आया है या नहीं? तो राजस्थान के पहले अध्यक्ष थे कौन? नरोत्तम लाल जोशी। उनके खिलाफ 2 बार श्री निरंजन नाथ आचार्य, गिरिराज प्रसाद तिवारी, शांति लाल चपलोत, इनके खिलाफ प्रस्ताव आए थे, लेकिन इनमें से पास कभी भी कोई सा भी नहीं हुआ। न तो नरोत्तम लाल जोशी, न ही बाकी किसी के खिलाफ यह जो प्रस्ताव था ये पास नहीं हुआ। पदेन अध्यक्ष की बात करें तो विधानसभा अध्यक्ष स्वतः ही सदन की 3 महत्वपूर्ण समितियां होती है, कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति और सामान्य उद्देश्य समिति, इनका अध्यक्ष बन जाता है। कौन? हमारा पदेन अध्यक्ष होता है कौन? विधानसभा अध्यक्ष। कौन कौन सी 3 समितियां?
कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति और सामान्य उद्देश्य समिति इनके अध्यक्ष बन जाता है। हमने अध्यक्ष के बारे में देख लिया, अब उपाध्यक्ष के बारे में देखेंगे, डेप्यूटी स्पीकर के बारे में बातचीत करें। तो चुनाव की तिथि की बात करें तो उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख विधानसभा अध्यक्ष मतलब विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा तय की जाती है, न कि राज्यपाल के द्वारा। तो आप इसे याद रखें, उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख हमारे विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा तय की जाती है, न कि राज्यपाल के द्वारा। बात करें हमारे निर्वाचन और कार्यकाल की, तो साधारण बहुमत से चुना जाता है। क्या हमारे विधानसभा उपाध्यक्ष को साधारण बहुमत से चुना जाता है और इसका कार्यकाल कितना 5 वर्ष का होता है। त्याग पत्र की बात करें तो उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा अपने अध्यक्ष को या स्पीकर को सौंपता है। जब अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो उपाध्यक्ष सदन की कार्रवाई का संचालन करता है। आप इसे याद रखें, काम का कार्य का, तो जब अध्यक्ष अनुपस्थित होता है तब उपाध्यक्ष क्या करता है, सदन की कार्रवाई का संचालन करता है। अब हम देखेंगे विधानसभा की शक्तियों के बारे में। विधानसभा में कौन कौन सी शक्तियां हैं इनकी बात करें तो सबसे पहले आती है लेजिस्लेटिव पावर से विधायी शक्तियां। तो विधानसभा को राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का पूरा पूरा अधिकार होता है। इस पे राज्य सूची मतलब स्टेट लिस्ट और समवर्ती सूची मतलब कॉन्करेंट लिस्ट, इनके विषयों पर कानून बनाने का पूरा अधिकार होता है। फिर विधान परिषद की सीमा की बात करें तो यदि राज्य में विधान परिषद या अपर हाउस है तो वह किसी साधारण विधेयक को विधानसभा द्वारा पास किए जाने के बाद, तो आप इसे याद रखेंगे, यदि किसी राज्य में विधान परिषद है, जैसे राजस्थान में नहीं है, या राजस्थान में तो विधान परिषद नहीं है लेकिन हमारे यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश यहाँ पे विधान परिषद है, तो वह किसी साधारण विधेयक को विधानसभा के द्वारा पास किए जाने के बाद अधिकतम 4 महीने तक ही रोक सकते हैं। विधान परिषद कितने 4 महीने तक ही रोक सकती है। पहली बार में 3 महीने और दूसरी बार में 1 महीना, और वह विधेयक को पूरी तरह से खारिज नहीं कर सकती है। विधान परिषद कभी भी किसी भी विधेयक को जो हमारे विधानसभा से पास हो गया है उसको कभी भी खारिज नहीं कर सकती है। रोकने की बात करें तो वो अधिकतम 4 महीने तक रोक सकती है। पहली बार में तो 3 महीने और दूसरी बार में 1 महीना। फिर बात करें प्राइवेट मेंबर बिल की, गैर सरकारी विधेयक की बात करें तो ये क्या होता है, ये वो विधेयक होता है जो किसी मंत्री के द्वारा नहीं पेश किया गया, बल्कि हमारी विधानसभा के किसी आम सदस्य, भले ही सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का, उसके द्वारा पेश किया गया है लेकिन वो मंत्री के द्वारा पेश नहीं किया गया है, उसे हम प्राइवेट मेंबर बिल एक गैर सरकारी विधेयक कहेंगे। तो राजस्थान विधानसभा के इतिहास में अब तक केवल 4 गैर सरकारी विधेयक पारित हुए हैं। कितने? 4 हमारे गैर सरकारी विधेयक पारित हुए हैं। जैसे हमारे 1952 में लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट और 5वीं विधानसभा में पशु बलि पर रोक। तो इस तरह से हमारे केवल 4 ही गैर सरकारी विधेयक पास हुए हैं। ये तो हमने क्या लेजिस्लेटिव पावर्स देख ली। अब देखेंगे वित्तीय शक्तियां, फाइनेंशियल पावर्स की बात करें तो धन विधेयक जिसे मनी बिल कहते हैं, केवल और सबसे पहले विधानसभा में ही पेश किया जा सकता है। विधान परिषद में कभी भी हमारा धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। सरकार की बात करें तो राज्य सरकार के खर्चों के लिए अनुदान की मांगे, डिमांड फॉर ग्रांट्स पर मतदान का अधिकार केवल और केवल विधानसभा में है, विधान परिषद में नहीं है। जो अनुदान की मांगे हैं उन पर मतदान करने का अधिकार केवल हमारी विधानसभा को है। फिर विधान परिषद की सीमा की बात करें तो विधान परिषद धन विधेयक को अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। कितने? 14 दिनों तक रोक सकती है। इसके बाद वो अपने आप ही पारित मान लिया जाएगा। ये भी आप याद रखेंगे, विधान परिषद की सीमा है। यदि हमारे धन विधेयक विधानसभा से पास होकर विधान परिषद में जाता है तो विधान परिषद उसे अधिकतम 14 दिन तक ही रोक सकती है, और इस यदि वो उससे ज्यादा रोकती है तो उसे अपने आप ही पारित मान लिया जाएगा। फिर बात करें मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण की बात करें, कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव की बात करें तो बात करें राज्य का जो मंत्रिपरिषद है जिसे हम सरकार कहते हैं, केवल विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। तो राज्य का मंत्रिपरिषद या सरकार केवल विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। विधानसभा सरकार पर नियंत्रण रखने के लिए कई उपकरणों का इस्तेमाल करती है। तो विधानसभा क्या करती है, सरकार पर नियंत्रण रखने के लिए कई उपकरणों का इस्तेमाल करती है। तो कौन कौन से उपकरण है उनकी बात करें। पहला उपकरण आता है हमारा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, जिसे कहते हैं कॉलिंग अटेंशन मोशन। तो लोक महत्व के किसी मुद्दे पर, क्या लोक महत्व के किसी जरूरी मुद्दे पर मंत्री का ध्यान खींचने के लिए हमारा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पारित किया जाता है। फिर कार्य स्थगन प्रस्ताव की बात करें, एडजॉर्नमेंट मोशन की, तो किसी अति आवश्यक राष्ट्रीय या फिर राज्य स्तरीय मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, तो किसी अति आवश्यक राष्ट्रीय या फिर राज्य स्तरीय मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सदन की नियमित कार्रवाई को रोकने के लिए मांग की जाती है। किसके जरिए? कार्य स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से। फिर आता है निंदा प्रस्ताव, जिसे सेंसर मोशन कहते हैं। तो सरकार या किसी मंत्री की किसी विशिष्ट नीति की, कि पूरी पूरी सरकार की या फिर किसी मंत्री की विशिष्ट नीति की कड़ी निंदा करने के लिए हमारा निंदा प्रस्ताव लाया जाता है। क्या निंदा करने के लिए हमारा क्या निंदा प्रस्ताव लाया जाता है। और ध्यान रखना, निंदा प्रस्ताव यदि पास हो जाता है तो इससे हमारी सरकार की बदनामी जरूर होती है लेकिन सरकार जाती नहीं है।
क्यों? क्योंकि इससे केवल एक निंदा होती है। प्रश्नकाल के दौरान क्या विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछ के हमारी जो मंत्री है, मंत्री पर हमारा नियंत्रण बनाए रखा जाता है। मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण बनाए रखने का ये तरीके हैं। फिर अविश्वास प्रस्ताव की बात करें जिसे नो कॉन्फिडेंस मोशन कहते हैं। ये नियम 132 में इसके बारे में बताया गया है। ये प्रस्ताव हमारे विपक्ष के द्वारा सरकार को गिराने के लिए लाया जाता है। या विपक्ष के द्वारा सरकार को गिराने के लिए लाया जाता है और ये हमेशा विधानसभा में ही पेश हो सकता है। विधानसभा नियमों के तहत कैबिनेट के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 1/5 सदस्य यानी कि 200 में से 40 विधायकों के समर्थन की जरूरत होती है। कितने? 200 में से 40 विधायकों के समर्थन की जरूरत है यदि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए तो। राजस्थान के इतिहास की बात करें राजस्थान के इतिहास की बात करें तो राजस्थान विधानसभा में अब तक कितने राजस्थान विधानसभा में अब तक 13 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है। पहला अविश्वास प्रस्ताव हमारे 1952 में टीकाराम पालीवाल की सरकार के खिलाफ लाया गया था। सबसे ज्यादा की बात करें तो सबसे अधिक 6 बार अविश्वास प्रस्ताव मुख्यमंत्री श्री मोहनलाल सुखड़िया के खिलाफ लाया गया था। कितनी? 6 बार हमारे अविश्वास प्रस्ताव मुख्यमंत्री श्री मोहनलाल सुखड़िया के खिलाफ लाया गया था, जिसमें से 5 बार केवल तीसरी विधानसभा में आ गया था। केवल एक विधानसभा में 3 बार, 3 बार के 5 बार हमारे तीसरी विधानसभा में आ गया था, जबकि टोटल 6 बार इन्हीं के खिलाफ आया था। किनके खिलाफ? श्री मोहनलाल सुखड़िया के खिलाफ। परिणाम की बात करें तो आज तक राजस्थान के इतिहास में किसी भी मुख्यमंत्री के खिलाफ या किसी भी मुख्यमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास या पारित नहीं हुआ। किसी भी समय कितने भी प्रस्ताव आए हों लेकिन पास होने से अब तक एक भी नहीं हुआ। फिर विश्वास प्रस्ताव की बात करें जिसे कॉन्फिडेंस मोशन कहते हैं, ये हमारे नियम 132 ए में इसके बारे में बताया गया है। तो ये प्रस्ताव हमारे मुख्यमंत्री या सत्ता पक्ष के द्वारा स्वयं को ये साबित करने के लिए लाया जाता है, कि स्वयं ये साबित करने के लिए लाया जाता है कि सदन में उसका बहुमत आज भी कायम है। बात करें राजस्थान में इसके प्रयोग की, तो राजस्थान में इसके प्रयोग की बात करें तो भैरव सिंह शेखावत सरकार की बात करें तो इनके कार्यकाल में कुल 3 बार, 2 बार तुम्हारा 1990 में, एक बार हमारे 1993 में विश्वास प्रस्ताव लाया गया था। अशोक गहलोत सरकार की बात करें 2009 में, तो साल 2009 में उस समय के जो मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत अपनी सरकार के पक्ष में विश्वास प्रस्ताव लेके आए थे। और फिर से हमारे अशोक गहलोत को लाना पड़ा कब? हमारे 2020 में। सबसे लेटेस्ट है तो राजस्थान में आखिरी बार विश्वास प्रस्ताव 14 अगस्त 2020 को लाया गया था। और उस समय जो हमारे सचिन पायलट गुट था उसके बगावत के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा में ध्वनि मत से अपना विश्वास पत्र हासिल किया था। कब? 14 अगस्त 2020 को। अब हम देखेंगे विधानमंडल हेतु सचिवालय। इसमें बताया गया है अनुच्छेद 187 में बताया गया है कि विधानमंडल के लिए सचिवालय के गठन की बातचीत की गई है। किसमें? अनुच्छेद 187 में। तो अनुच्छेद 187 के अनुसार राज्य विधानमंडल के सदन मतलब सदनों, सदन या सदन मतलब विधानसभा और विधान परिषद, इनका अपना एक अलग और स्वतंत्र सचिवालयीन कर्मचारी वृंद मतलब सेक्रेटरियल स्टाफ होगा। मतलब अलग से एक स्टाफ होगा जो नॉर्मल स्टाफ से अलग होगा। ये सरकार मतलब कार्यपालिका के नियंत्रण से स्वतंत्र होता है। ये किससे? सरकार मतलब कार्यपालिका के नियंत्रण से स्वतंत्र होता है। हमारा कौन सा? सचिवालयीन कर्मचारी वृंद। वर्तमान अपडेट की बात करें तो राजस्थान विधानसभा सचिवालय के प्रमुख सचिव या सचिव पद पर पूर्व में हमारे श्री महावीर प्रसाद शर्मा कार्यरत थे। हालांकि संगठनात्मक बदलाव के तहत मुख्य सचिव और विशेष सचिव स्तर के अधिकारी नियुक्त होते हैं। इसमें हमारे सचिवालय के अंदर तो कौन थे? हमारे श्री महावीर प्रसाद शर्मा काम कर रहे थे। अब महत्वपूर्ण बातों की तथ्यों की बात करें तो हमारे राजस्थान विधानसभा के नियमों की बात करें तो राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियम 1956 के तहत संचालित होती है। क्या विधानसभा की कार्यवाही किसके तहत संचालित होती है? राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियम 1956 के तहत संचालित होती है। अभिभाषण और सूचना की बात करें तो राज्यपाल के अभिभाषण का समय कार्य मंत्रणा समिति तय करती है। कि राज्यपाल के अभिभाषण का समय कौन तय करता है? कार्य मंत्रणा समिति तय करती है। और विधानसभा बैठक की सूचना सचिव के द्वारा 21 दिन पूर्व दी जाती है। जब भी विधानसभा की बैठक होती है तो हमारे सचिव के द्वारा 21 दिन पूर्व सूचना दी जाती है। कुछ खास बात देखते हैं किसके बारे में? 16 विधानसभा के बारे में जो राजस्थान की है 2023 में गठित हुई थी उसकी बात करें तो दिसंबर 2023 में चुनाव के बाद 16वीं राज्य विधानसभा में का गठन हो चुका है। इनसे जुड़े हुए कुछ तथ्य हैं जो आपको पता होने चाहिए, उनके बारे में देख लेते हैं कौन कौन से तथ्य हैं। पहला तथ्य 16 विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो भाजपा के वरिष्ठ विधायक थे कालीचरण सराफ। आप इसे याद रखेंगे। ये हमारे 16 विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे। वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष की बात करें जो 16वीं विधानसभा के हैं, ये हमारे कौन? श्री वासुदेव देवनानी। ये वासुदेव देवनानी हमारे वर्तमान की विधानसभा अध्यक्ष है। वर्तमान उपाध्यक्ष की बात करें तो 15वीं विधानसभा की तरह 16 विधानसभा में भी अब तक
किसी को भी उपाध्यक्ष नहीं चुना गया है, मतलब ये उपाध्यक्ष का पद पूरी तरह से खाली है। मतलब अशोक गहलोत सरकार हो या फिर हमारे भजन लाल सरकार हो, दोनों के अंदर हमारा उपाध्यक्ष का पद खाली है। प्रोटेम स्पीकर के इतिहास की बात करें तो पूनम चंद्र बिश्नोई राजस्थान के इतिहास में एकमात्र ऐसे सदस्य हैं। क्या हमारे पूनम चंद्र बिश्नोई की बात करें तो राजस्थान के इतिहास में एकमात्र ऐसे सदस्य हैं जो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर 3 बार रहे हैं। मतलब 3 बार रहे हैं इसकी बात करें। तो पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत भी प्रोटेम स्पीकर रह चुके हैं। कौन? भैरव सिंह शेखावत भी हमारे क्या प्रोटेम स्पीकर रह चुके हैं। वर्तमान राजनीतिक स्थिति की बात करें अगस्त 2026 की, तो वर्तमान में राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है अभी का। सदन में बहुमत का गणित इस प्रकार है, मतलब किस तरह से बहुमत है उसकी बात करें तो टोटल सीटें कितनी वर्तमान में 200 सीटें। सत्तारूढ़ दल को ना भाजपा, जिसके पास कितनी सीटें 118 सीटें हमारे किसके पास भाजपा के पास। बहुमत के आंकड़े की बात करें तो 101 सीटें बहुमत के लिए चाहिए। विपक्षी दल मतलब कौन है? कांग्रेस, जिसके पास कितनी सीटें 67। अन्य दलों की बात करें तो बीएपी मतलब भारत आदिवासी पार्टी के पास 4 सीटें, बसपा के पास 2, आरएलडी के पास 1 और निर्दलीय हमारे कितने 8 सीटें। अब हम देखेंगे हमारी जो 16वीं विधानसभा थी, 16वीं विधानसभा में महिला विधायकों की स्थिति के बारे में बातचीत करेंगे। तो 16वीं विधानसभा में हमारे 21 विधायक महिला विधायक है, इसे याद रखेंगे। जिसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में हमारे 10 महिला विधायक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें आईएनसी की, जिसमें हमारे 9 महिला विधायक है। और निर्दलीय इंडिपेंडेंट की बात करें तो इसमें हमारे 2 महिला विधायक है। तो टोटल देखें तो हमारे 16वीं विधानसभा के अंदर 21 महिला विधायक है वर्तमान में। तो ये तो हमने विधानसभा के बारे में बातचीत कर ली। अब विधान परिषद के बारे में भी बातचीत कर लेते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में भी बातचीत कर लेते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत विधान परिषद मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल राज्य विधानमंडल का उच्च सदन या अपर हाउस होता है। तो विधान परिषद की प्रकृति और संवैधानिक स्थिति की बात करें, वैसे देखें तो राजस्थान में कोई विधान परिषद नहीं है। तो अनुच्छेद 169 के तहत इसका प्रावधान किया गया है। इसके तहत राज्य में विधान परिषद के सृजन मतलब गठन या फिर उत्साजन समाप्ति का प्रावधान किया गया है। किसमें? हमारे 169 के तहत। तो 169 के तहत इसका गठन और उत्सादन दोनों की बात की गई, मतलब गठन और समाप्ति दोनों की बात की गई अनुच्छेद 169 के तहत। बात करें इसकी तो ये परमानेंट हाउस है, मतलब स्थायी सदन है। जिस तरह हमारे केंद्र में राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, उसी प्रकार देखें तो विधान परिषद भी एक स्थायी सदन है, ये भी कभी भी भंग नहीं होती। तो भंग न होने की बात करें तो इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। इसे केवल पूरी तरह से समाप्त मतलब एबॉलिश किया जा सकता है, लेकिन इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। फिर समाप्त करने की शक्ति की बात करें तो विधान परिषद को सृजित करने या समाप्त करने का अधिकार एकमात्र संसद मतलब पार्लियामेंट के पास है। एक तो समाप्त करने का या फिर हमारा सृजित मतलब बनाने का अधिकार किसको है? संसद को है। बात करें राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की बात करें तो इसके बारे में वैसे तो हमने एक बार पहले देख लिया था, एक बार वापस देख लेते हैं कि भारत के अधिकांश राज्यों में केवल एक सदन मतलब विधानसभा है। वर्तमान में भारत के केवल 6 राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था है, जहाँ विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी मौजूद है। तो ऐसे कौन कौन से 6 राज्य हैं? ये हमारे जॉइंट में कर्नाटक से जुड़ा हुआ हमारे क्या महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ हमारा कौन सा बिहार और आंध्र प्रदेश से जुड़ा हुआ हमारा तेलंगाना। तो हमारे 6 राज्य हैं जिनके पास विधानसभा भी है और विधान परिषद भी। आप इसे याद रखें कौन कौन से? महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो ये हमारे 6 राज्य ऐसे हैं जिनके पास क्या द्विसदनात्मक व्यवस्था है, मतलब विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में 2019 के पुनर्गठन अधिनियम के बाद विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया है और इसके अलावा पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश समय समय पर विधान परिषद को लेकर प्रस्ताव भेजते रहते हैं, लेकिन अभी तक वहां पर विधान परिषद का गठन नहीं किया गया है। अब हम देखेंगे विधान परिषद के गठन किस तरह से होता है। तो परिषद के गठन की प्रक्रिया की बात करें, क्रिएशन प्रोसेस की बात करें, तो यदि किसी राज्य में विधान परिषद का गठन करना है या फिर उसे समाप्त करना है तो उसकी प्रक्रिया किस प्रकार से होगी। तो सबसे पहले हमारे विधानसभा के द्वारा प्रस्ताव भेजा जाएगा। सबसे पहले राज्य की विधानसभा के द्वारा अपने कुल सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से मतलब विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करके भेजा जाता है। क्या एक प्रस्ताव पारित करके भेजा जाता है? फिर इस पर राज्यपाल की सहमति होती है। तो विधानसभा से पास होने के बाद यह प्रस्ताव हमारे राज्यपाल के पास अनुमोदन के लिए जाता है। किसके पास जाता है? राज्यपाल के पास अनुमोदन के लिए जाता है। फिर संसद की मंजूरी की बात करें तो राज्यपाल के अनुमोदन के बाद इसे संसद में भेजा जाता है और संसद इस विधेयक को साधारण बहुमत से पारित करती है। क्या हमारी संसद क्या करती है? इस विधेयक को साधारण बहुमत से पारित करती है। फिर उस पर होते हैं हमारे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर।
तो संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद उस राज्य में विधान परिषद का गठन या फिर समापन हो जाता है। और इस संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के दायरे में नहीं आता और इसे साधारण बहुमत से ही किया जाता है। ये हमारे क्या संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत नहीं आता है। अब देखेंगे हमारे विधान परिषद के सदस्यों की संख्या और निर्वाचन पद्धति की बात करें, कंपोजिशन और इलेक्शन की बात करें। सबसे पहले सदस्यों की संख्या की बात करें तो कितने अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। तो संबंधित राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों के 1/3 से ज्यादा हमारे विधान परिषद के सदस्य नहीं हो सकते। 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकते। न्यूनतम की बात करें तो किसी भी स्थिति में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 40 से कम नहीं हो सकती। अपवाद स्वरूप देखें तो कुछ छोटे राज्य हो सकते हैं, लेकिन ये सबके लिए सामान्य नियम है। वैसे भी केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है। निर्वाचन और मनोनयन की बात करें तो इसमें हमारा कुछ नियम काम करते हैं। नियम कौन सा हमारे 1/3, 1/3, 1/12, 1/12, 1/6 इनकी बात करेंगे। तो विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव एक जटिल अप्रत्यक्ष प्रणाली सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होता है, जिसमें 1/3 सदस्यों की बात करें तो 1/3 सदस्य राज्य के जो स्थानीय निकाय है, म्यूनिसिपलिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, इनके जो निर्वाचक मंडल है इनके द्वारा चुने जाते हैं। 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों के निर्वाचकों के मंडल के द्वारा चुने जाते हैं। 1/3 सदस्य की बात करें तो राज्य की विधानसभा के जो हमारे विधायक है उनके द्वारा चुने जाते हैं। तो 1/3 सदस्य हमारे विधानसभा के विधायकों के द्वारा और 1/3 सदस्य हमारे स्थानीय निकायों के निर्वाचक मंडल के द्वारा चुने जाते हैं। 1/12 सदस्य हमारे किसके द्वारा चुने जाते हैं? टीचरों के द्वारा, तो शिक्षकों के द्वारा चुने जाते हैं, जो कम से कम 3 वर्षों से राज्य के माध्यमिक विद्यालयों या फिर उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ा रहे हैं। राज्य के जो माध्यमिक विद्यालय और जो उच्च शिक्षण संस्थान है इनमें पढ़ा रहे हैं। 1/12 सदस्य उनके द्वारा चुने जाते हैं। 1/12 सदस्य ऐसे स्नातक मतलब ग्रेजुएट्स के द्वारा चुने जाते हैं जिन्होंने कम से कम 3 वर्ष पूर्व अपनी डिग्री स्नातक की डिग्री पूरी कर ली हो। तो ऐसे स्नातकों द्वारा चुने जाते हैं। 1/6 सदस्य हमारे राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। कितने? 1/6 सदस्य हमारे राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और मनोनयन की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 171(5) या 171(5) के तहत राज्यपाल इन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा और सहकारिता, कौन कौन से? साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा और सहकारिता मतलब कोऑपरेटिव मूवमेंट, कोऑपरेटिव, इन क्षेत्रों में विशेष ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव रखने वाले, ये मूवमेंट नहीं, मूवमेंट गलत शब्द आ गया, मूवमेंट नहीं, कोऑपरेटिव क्षेत्र है। तो कोऑपरेटिव क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखने वाले या फिर व्यवहारिक अनुभव रखने वाले जो व्यक्ति है उनको इसके अंदर चुना जाता है। ये हमें पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में भी 12 सदस्य है, उनको मनोनयन किया जाता है, लेकिन उसमें सहकारिता शामिल नहीं है। लेकिन राज्यपाल के मनोनयन में सहकारिता एक क्षेत्र को चुना जाता है। तो राज्यपाल सहकारिता क्षेत्र से भी एक सदस्य को चुन सकता है। तो टोटल हमारे कितने? 1/12 सदस्य हैं जिनको चुनता है राज्यपाल। फिर सभापति और उपसभापति की बात करें, अनुच्छेद 182 में इसके बारे में बताया गया। सभापति और उपसभापति के बारे में अनुच्छेद 182 में बताया है। सभापति और उपसभापति के चयन की बात करें तो विधान परिषद के सदस्य अपने में से किसी एक को सभापति, उपसभापति चुनते हैं, मतलब चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन के रूप में चुनते हैं। कार्यकाल की बात करें तो सभापति और उपसभापति का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। चूंकि देखें तो विधान परिषद का सदस्य भी 6 वर्ष के लिए ही चुना जाता है। योग्यता की बात करें तो विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए और भारत का नागरिक होना चाहिए और लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। क्या लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए और न्यूनतम कितनी? 30 वर्ष की उसकी आयु होनी चाहिए। अब राजस्थान में विधान परिषद की बात करें तो ऐतिहासिक प्रयास की बात करें तो राजस्थान में विधान परिषद के गठन का आधिकारिक प्रस्ताव दिसंबर 2008 में वसुंधरा राजे सरकार के समय आगे बढ़ाया गया था। कब? 2008 में। प्रस्ताव पारित की बात करें तो राजस्थान विधानसभा के द्वारा विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव 18 अप्रैल 2012 को पारित करके केंद्र सरकार के पास भेजा गया था। कब? 18 अप्रैल 2012 को। संसदीय समिति की बात करें तो इस पर विचार करने के लिए संसद के द्वारा शांताराम नायक समिति का गठन किया था। किसका? शांताराम नायक समिति का गठन किया गया था और शांताराम नायक इसके अध्यक्ष थे। हालांकि देखिए प्रक्रिया पूरी न होने की वजह से राजस्थान में अभी तक विधान परिषद का गठन नहीं हो सका है और यहाँ केवल एक सदनात्मक मतलब विधानसभा ही व्यवस्थित रूप से कार्य कर रही है। तो इस प्रकार एक लेक्चर के जरिए आज हमने दो टॉपिक कौन कौन से थे? एक तो विधानसभा और एक विधान परिषद, इनके बारे में काफी डिटेल से जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।